A very good morning to all my dear children. बच्चों, आपके कमेंट्स थे और आपके रिक्वेस्ट पर आज मैं एक चैप्टर है जो स्टार्ट कर रही हूँ, जो पार्टनरशिप से थोड़ा अलग है और थोड़ा क्या बहुत अलग है, और वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कई बच्चों के एग्जाम में, जो फर्स्ट एग्जाम होते हैं उनके, उसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को लेकर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप गवर्न ज़रूर होता है पार्टनरशिप डीड से, और अगर प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है, लेकिन जो उसके फॉर्मेट है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। जबकि जब आप कंपनीज के बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनी लॉ में जैसा फॉर्मेट हमको दिया गया है, हमको एग्जैक्टली सीरियल नंबर में भी वही फॉर्मेट बनाना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा पार्टनरशिप से लेंदी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, सॉरी, ये 2 वीडियो में पार्ट्स में बनेगा। ये वीडियो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड इक्विटीज और लायबिलिटी सेक्शन को लेकर है, क्योंकि ये जो इक्विटीज और लायबिलिटी सेक्शन है ये अपने में ही बहुत बड़ा सेक्शन है। इसके लिए एसेट्स का सेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शेड्यूल 3 में ये फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। और ये वर्टिकल फॉर्मेट है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ठीक है। इसका मतलब आप पार्टनरशिप में जो फॉर्मेट बनाते थे, आप एक तरफ लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज और राइट में एसेट, तो ये वो फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले सारी इक्विटीज और लायबिलिटीज लिख दी जाती हैं और फिर सारे एसेट्स लिखे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल फॉर्मेट है, क्योंकि हम वर्टिकली ही सारी चीज़ों को लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है वर्टिकल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल फॉर्मेट। और कौन से शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट को लेकर। तो पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम और बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। इसके बाद जब आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर्स, फिर लिखा है नोट नंबर। क्या लिखा है? नोट नंबर। फिर लिखा है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड फिगर्स एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो उसमें बैलेंस शीट में कोई प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर सिर्फ एक ही ईयर का फिगर दिखाया जाता है, वो होता है करंट ईयर। लेकिन कंपनीज में, चूंकि कंपनी की जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो हम ये जो कंपनी होती है, इसकी जो बैलेंस शीट होती है, ये इन्वेस्टर्स के लिए और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो उनका स्टेक होता है, दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स, और उनके बहुत मतलब रहता है कंपनी की बैलेंस शीट से, उनके पैसे लगे रहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि जब मैं बैलेंस शीट देखूं तो मैं एक ही बार में उसका कंपैरिजन कर लूं कि पिछले साल क्या फिगर था, इस साल क्या फिगर था। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें दोनों साल के फिगर्स होते हैं, एक तो करंट ईयर का फिगर होता है, प्रीवियस ईयर का फिगर होता है। ध्यान देने वाली बात है, पहले आपको क्या लिखना है? करंट ईयर का फिगर, फिर लिखना है प्रीवियस ईयर का फिगर। बहुत स्ट्रिक्ट है इसके फॉर्मेट। तो पहले आपको करंट ईयर का फिगर लिखना है, फिर आपको लिखना है प्रीवियस ईयर का फिगर, ठीक है। अब आ जाते हैं नोट नंबर पर, ठीक। नोट नंबर क्या होता है? जब आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली मुझे बोलना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 चीज़ों से बनता है। एक तो है आपका बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये या इनकम स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट,
फिर होता है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये जो नोट्स टू अकाउंट है इसका क्या मतलब है? आपने यहाँ पर लिखा है एक आइटम लिखा है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर आप शेयर कैपिटल का फाइनल फिगर लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये कंपनीज है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट को में कई चीज़ें ऐड कर लेस कर तब हमें शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट मिलता है। हम यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ फाइनल अमाउंट, लेकिन जब आप बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बैलेंस शीट से, तो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। हम पूरी डिटेलिंग यहाँ नहीं कर सकते, बहुत सारी डिटेलिंग होती है। तो जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें हम हर आइटम की डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, ये शेयर कैपिटल का अगर हमने यहाँ फिगर लिखा है 10 लाख, तो ये 10 लाख फिगर कैसे अराइव हुआ है ये आप नोट्स टू अकाउंट में लिखोगे, बनाओ मतलब पूरा मेंशन करोगे। और इस नोट्स टू अकाउंट में नंबरिंग करते हैं। 1 पहला है मेरा शेयर कैपिटल, दूसरा है मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो ये नंबरिंग है वही नंबर मुझे यहाँ नोट नंबर में मेंशन करना रहता है, ताकि अगर कोई बैलेंस शीट पढ़ रहा है तो उसको शेयर कैपिटल के बारे में जानना है, या उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में जानना है, या तो उसको करंट एसेट के बारे में जानना है, करंट लायबिलिटी के बारे में जानना है, तो वो किस नोट नंबर पर जाकर डायरेक्टली चेक कर सकता है। तो जैसे आपने लेजर फोलियो मेंशन किया था कि कौन सा पेज नंबर है जहाँ पर जर्नल की पोस्टिंग होती है, उसी तरीके से ये एक नोट नंबर है कि किस नोट नंबर को रेफर कर लें हम लोग कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कहाँ से आया है। ठीक है, तो नोट नंबर, ये नोट्स टू अकाउंट जब आप बनाओगे उसके नंबरिंग को बोलते हैं नोट्स नंबर। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यहाँ पर अकाउंट नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल मेंशन करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ इनकम मेंशन करेंगे। ठीक है, अकाउंट नहीं, क्योंकि आपने स्टेटमेंट लिखा है ना, इसलिए आप अकाउंट नहीं यूज करोगे। चलो आ जाते हैं अब अपने बैलेंस शीट पर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो पहला सेक्शन है वो है आपकी इक्विटीज और लायबिलिटीज का। तो पहले सेक्शन के लिए आप सिर्फ इक्विटीज और लायबिलिटीज को देखोगे। ठीक, मेंशन है आपका 1 इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहली चीज क्या आती है? अगर आप इस बैलेंस शीट का देखो तो इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, लिक्विडिटी के ऑर्डर में नहीं है। मार्शलिंग में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो ये ऑर्डर ऑफ परमानेंसी है, मोस्ट परमानेंट जो लायबिलिटीज हैं वो सबसे ऊपर लिखी जाएंगी। तो सबसे परमानेंट क्या रहता है? ओनर का पैसा, वही सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ रहता है। जब कंपनी बंद होगी तब हम उसका पैसा वापस करेंगे, इसलिए जो पहला पूरा इक्विटीज और लायबिलिटीज का ब्लॉक है वो है आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या 3 मेन चीजें आ रही हैं। ये जो ABC लिखा है वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो जब आप लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड, ये हो गई इसकी मेन हेडिंग। और शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव, ये हो गई इसकी सब हेडिंग। सब हेड इसको बोलते हैं, मेन हेड एंड सब हेड। ठीक, तो शेयर होल्डर फंड में जो सबसे पहली चीज आपको लिखनी है वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कैपिटल लिखना है, यानी कि एक ओनर ने कैपिटल के लिए कितना पैसा दिया है। कैपिटल आपको पता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। लेकिन ये जो मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस कंपनी के केस में होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है कि मनी कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे पार्टनरशिप में क्या था, एक 10,000 रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिया और हमने उसको कैपिटल बोल दिया। ठीक है, वहां पर कैपिटल वॉज क्वाइट ईजी, लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल इज नॉट दैट ईजी, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल होता है वो बहुत बड़े अमाउंट का होता है और इतना बड़ा अमाउंट कोई भी एक शेयर होल्डर नहीं दे सकता। इसलिए कंपनी के कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। हर एक शेयर की कॉमन डिनोमिनेशन होती है। कॉमन डिनोमिनेशन का मतलब है कि एक शेयर कितने का होगा। तो ये कॉमनली एक शेयर डिसाइड हो जाता है कि 10 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का है। अब आपको जितना इन्वेस्ट करना है, आपके पास अगर 50,000 है
और आप चाहते हो कि मैं शेयर खरीद लूँ, तो 10 रुपीज़ का अगर एक शेयर है और 50,000 आपके पास है, तो आप 5,000 शेयर्स अगर खरीद लोगे तो आपका 50,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जब हम शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन सीखेंगे अभी, तो शेयर कैपिटल में हम उस शेयर्स के बारे में लिखेंगे और अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली कितना इन्वेस्ट हुआ है वो लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब आपने पार्टनरशिप पढ़ा था तब आपने बहुत छोटे छोटे रिजर्व पढ़े थे, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, या कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो गया। तो यहाँ पर और ये भी आपको पता है कि ये जो रिजर्व्स है ये एक्चुअली किसको दिया जाता है, ये जो रिजर्व्स है ये किसका हक होता है, ये ओनर का हक होता है, ठीक है। इसीलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंडर में आ रहा है, क्योंकि इस पर जो राइट है वो ओनर का राइट है। इसके लिए जो मेन हेड है रिजर्व एंड सरप्लस का वो है शेयर होल्डर्स फंड, और जो उसका सब हेड है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के केस में भी बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं और उनका भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो अब हम आगे वीडियो में ये भी सीखेंगे कि कैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं। और फिर आ गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। तो शेयर वारंट में एक कॉन्सेप्ट है जो शेयर कैपिटल से अलग है। तो शेयर वारंट के अगेंस्ट में कितना पैसा आपको मिला है वो भी आप लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर में तो ये बहुत कम क्वेश्चंस में मिलता है, शायद नहीं भी मिलता है, एक आध क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो मेन जो आपको शेयर होल्डर्स फंड में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कैलकुलेशन इसमें नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट अमाउंट दे दिया जाएगा। जो सीखने की ज़रूरत है वो है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने शेयर होल्डर्स फंड में 3 मेन चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा? शेयर कैपिटल, फिर पढ़ा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरी चीज़ पढ़ी है हमने मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो हमें शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीज़ें डालनी है। इन तीनों का कैलकुलेशन, मतलब 2 का कैलकुलेशन होगा, इसका तो नहीं होता, मगर 2 का कैलकुलेशन होगा। हम नोट्स टू अकाउंट में इसका कैलकुलेशन, मतलब नोट्स टू अकाउंट में आपको डिटेल्ड कैलकुलेशन कर कर दिखाना पड़ेगा, फिर उसका अमाउंट हम यहाँ पर फाइनल अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीज़ें क्या हैं, रिपीट कर लो जल्दी जल्दी, याद कर लो इसको यहीं पर, क्योंकि बैलेंस शीट तो तुमको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और थर्ड क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो हमने देखा जो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है उसका फर्स्ट मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के 3 सब हेड क्या हैं? शेयर कैपिटल पहला सब हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस दूसरा सब हेड, और तीसरा सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक। हमने सीखा शेयर होल्डर फंड। अब कैलकुलेशन अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। फिर आ जाता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का सेकंड मेन हेड। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखो बेटा, ये जो शेयर्स है इसको आप समझ लो किसी स्कूल में एडमिशन लेने से। जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, आप क्या करते हो? एक प्रोस्पेक्टस लेते हो, ठीक है। तो जब आप प्रोस्पेक्टस ले लेते हो और जब फीस भर दी जाती है तब आप सीट को अलॉट करते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हो तो पहले कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदते हो, उसको देते हो पैसे। प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं तो एप्लीकेशन मनी देते हैं, ठीक है। जैसे प्रोस्पेक्टस खरीदा उसको हम प्रोस्पेक्टस को एप्लीकेशन मनी के साथ वापस करेंगे कंपनी को और बोलेंगे मुझे 100 शेयर्स चाहिए। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो जब आपकी ये एप्लीकेशन मनी हो गई तो अब मैंने अप्लाई किया है किसी कंपनी को तो मैंने एप्लीकेशन मनी दे दी। जैसे अभी मैंने बताया 50,000, तो मैंने एप्लीकेशन मनी दे दी। अभी कंपनी ने अलॉट नहीं किया और 31 मार्च आ गया, मुझे तो अब बुक्स बंद करनी है, तो वो मेरी एक कंपनी की लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई अभी अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है।
तो शेयर कैपिटल में तो लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने अलॉट किया ही नहीं, मैंने तो अभी शेयर्स दिए ही नहीं, लेकिन मुझे पैसा मिल गया है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, तो इसको हम एक अलग हेड में दिखाते, सब हेड, मेन हेड में दिखाते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट हो जाता तो कहाँ जाता? शेयर कैपिटल में। चूंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ है इसलिए इसका एक अलग मेन हेड बन गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आया? क्या फर्क है शेयर कैपिटल में और एप्लीकेशन में? जो अलॉटमेंट हो जाता है वो कैपिटल बन जाता है, यानी कि जब शेयर्स मैं दे दूंगी, मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर्स दे दिए, उसने मांगे पैसे दिए उसने मुझे और मैंने उसको शेयर्स दे दिए तो कैपिटल बन गया। लेकिन अगर उसने मुझे पैसे दिए हैं एप्लीकेशन के लेकिन अभी अलॉटमेंट मैंने किया नहीं, शेयर्स दिए नहीं, तो वो बन गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक, तो ये हो गया मेरा सेकेंड हेड, मेन हेड। अब आ जाओ, दो तरीके की लाइबिलिटीज हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था नॉन करेंट लाइबिलिटीज और फिर पढ़ा था करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब यहां पर आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को याद करना है क्योंकि इसका सीरियल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीरियल ऑर्डर यहां लिखा है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सीरियल ऑर्डर एग्जाम में लिखना है, कैलकुलेशन जैसे भी हो। ठीक, अब पहला क्या है? नॉन करेंट। मैंने कहा ना परमानेंसी है, परमानेंसी में नॉन करेंट लाइबिलिटी ज्यादा परमानेंट होती हैं, तो हम पहले लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। चार चीजें आएंगी नॉन करेंट लाइबिलिटी में, चार चीजें आएंगी, और जैसे तुम नॉन करेंट लाइबिलिटी याद कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही तुम करंट लाइबिलिटी याद कर सकते हो। ठीक है, बड़ा इजी है। देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब तुमने पैसे उधार लिए उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। तुमने किसी से बैंक लोन लॉन्ग टर्म का है, उधार लिया है, तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर होल्डर्स, जिनसे तुमने पैसा उधार लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो पैसा आया लॉन्ग टर्म के लिए आया, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक, अब एक चीज यहीं पर समझ लो कि जब बात हो रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है ग्रेटर देन 12 मंथ, यही मतलब होता है ना लॉन्ग टर्म का, यानी 12 महीने से ज्यादा। तो ऐसा भी तो होगा कि बैंक लोन है 5 साल के बाद मुझे देना है, जब 5वां साल आएगा तब तो मुझे पेमेंट करना है ना उसको, तो जब 5वां साल में मुझे उसको पेमेंट करना है तो 5वें साल के लिए वो लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म बन गया ना भाई। लास्ट ईयर आखिरी साल, जब 5वें साल में मुझे पेमेंट करना है तब तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बन गया क्योंकि पीरियड लेस देन 12 मंथ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा, ठीक है, लेकिन उसी का एक पार्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म बन जाता है क्योंकि टाइम पीरियड लेस देन 12 मंथ है। ज्यादातर डिबेंचर्स के साथ ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे जब कैलकुलेशन सीखेंगे तब बताएंगे, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को मुझे टाइम पीरियड से देखना है। एक ही नाम का चीज शॉर्ट टर्म बन सकता है अगर टाइम पीरियड 12 मंथ से कम है तो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फर्स्ट आ गया। सेकेंड, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, केवल समझना क्योंकि इसको कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये डेफर्ड होता क्या है। ठीक, देखो क्या होता है बेटा कि हम जो बुक्स बना रहे हैं अपनी, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं और ये कहलाती है मेरी अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, अकाउंटिंग इनकम यानी कि मैंने जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट कर अकाउंटिंग इनकम अपनी निकाल ली। लेकिन जो टैक्स अथॉरिटी है वो इससे नहीं चलती। टैक्स अथॉरिटी टैक्स लॉ से चलती है। तो टैक्स लॉ के अंडर में जो मेरी टैक्सेबल इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट, ठीक है, तो वो इनकम अलग हो जाती है क्योंकि एक आध पॉइंट अलग हो जाते हैं। तो क्या होता है कि
कई बार डिफरेंस आ जाता है अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट में। जब अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन दिस टैक्सेबल इनकम, then there is deferred tax liability. Deferred tax liability. Accounting income is greater than taxable income. और अगर ये रिवर्स होता है तो deferred tax asset बनता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें मतलब सीखना था, हमने मतलब सीख लिया। इसका कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसमें क्या होगा कि अगर होगा अमाउंट तो आपको डायरेक्टली अमाउंट ही दिया जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अभी तक सीखनी है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब ऊपर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नीचे देखो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब पैसा आया तो मेरी बोरोइंग्स बन गई, लेकिन कुछ ऐसे भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगे जो पैसा आ नहीं रहा है लेकिन मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करना है। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, अदर सेक्शन में लिखेंगे। ध्यान रहे बोरोइंग्स में कैसे, मतलब तुम कैसे समझोगे कि बोरोइंग्स में लिखना है कि लाइबिलिटीज में लिखना है। बोरोइंग्स में पैसा आएगा, आपने बैंक लोन लिया तो बैंक आपको पैसा दे रहा है, भाई जाकर काम करो। आपने डिबेंचर से पैसा लिया है तो जनरल पब्लिक आपको पैसा दे रही है, जाओ भैया जाकर काम करो। तो जब पैसा आ रहा है तो बोरोइंग्स है, लेकिन इसके अलावा भी लाइबिलिटीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म की हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल जब हम अभी कैलकुलेशन देखेंगे तब समझेंगे। 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जो अदर में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं, जैसे एक प्रोविजन है ग्रेच्युटी को लेकर, लॉन्ग टर्म का है। प्रोविजन है वारंटीज को लेकर, लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस यहाँ लिखे जाएंगे। अब अगर हम सीरियल ऑर्डर याद करें तो कैसे है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहला क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा क्या है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्या है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा क्या है अदर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्या है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और चौथा क्या है, क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पहला क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक, हमने नॉन करंट निपटा दिया। अब हम आ जाते हैं करंट पर, करंट लाइबिलिटीज पर। तो करंट लाइबिलिटीज में अब तुम देखो, जैसे तुमने नॉन करंट सीखा है वैसे ही तुम करंट भी सीख सकते हो। नॉन करंट में पहला क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो करंट में पहला क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट में पहला क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, नॉन करंट में पहला क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट में पहला क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसको ऐसे याद भी कर लो, नॉन करंट और करंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां पर क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक, नॉन करंट में दूसरा क्या था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहां पर अलग है ट्रेड पेबल्स, केवल सेकंड में ही अलग है ट्रेड पेबल्स। यहां क्या है तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहां क्या है अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और यहां क्या है लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो यहां क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो नॉन करंट और करंट को याद करना बड़ा आसान है, बिल्कुल एक ही जैसा है। ठीक है, बस केवल एक ही डिफरेंस है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जगह क्या आएगा ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं
कैलकुलेशन की तरफ, किन किन चीज़ों में कैलकुलेशन होगी उसको याद कर लेते हैं। देखो बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे तुमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। हम सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम में आने वाली चीज़ों को याद करेंगे ताकि ओवरबर्डन ना हो, ठीक है। बाकी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट में आपको सब कुछ करके दिखाना है। कहाँ दिखाना है? नोट्स टू अकाउंट्स में। और जो सबसे पहला कैलकुलेशन हमको सीखना है वो सीखना है शेयर कैपिटल को लेकर, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या होता है कि अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ये आपका बुक 2 है, सेकेंड बुक है, और आपने शेयर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं ये आपको नहीं पता, काइंड्स नहीं पता रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता दे रही हूँ 2 तरीके जो मेन यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा ये मैं आपको शेयर्स के चैप्टर में समझाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, और ध्यान रखना कि ऐसे ही लिखना है। नोट्स टू अकाउंट में आपको ऑथराइज्ड कैपिटल पहले लिखना ही लिखना है, भले गिवन है नहीं गिवन है या कुछ भी है, आपको ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन तो करना ही करना है, ठीक है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल जब आप मेंशन करोगे तो आपको लिखना कैसे है और ये ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है। देखो क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज है। तो कैपिटल क्लॉज में आप क्या मेंशन करते हो? कैपिटल क्लॉज में मेंशन करते हो कि मेरे कंपनी की इतनी इतनी कैपिटल होगी और ये कैपिटल डिवाइड होगी इतने नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। तो वो हो गया ऐसी कैपिटल जिसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो जो कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी रेज कर सकती है, यानी कि किसी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल उसके मेमोरेंडम में मेंशन्ड होता है। वो कैपिटल ड्यू कोर्स में जो बिजनेस हो रहा है उसमें कम हो सकती है और अगर बढ़ती है तो मेमोरेंडम को चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन जो मेमोरेंडम में मेंशन्ड है वो कैपिटल कही जाती है मैक्सिमम कैपिटल। उसी कैपिटल को आप ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हो, या बुक्स में क्वेश्चंस में ये रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ज़्यादातर जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको यही वर्ड मिलेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। रजिस्टर्ड भी कभी कभार मिल जाता है बट दिस इज वेरी वेरी कॉमन, ऑथराइज्ड कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज एंड इट इज द अमाउंट इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैपिटल क्लॉज, ठीक। तो पहले हमको शेयर कैपिटल में वही मेंशन करना है, वो मैक्सिमम कितना कैपिटल है वही मेंशन करना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जब आप शेयर्स का करोगे आपको तब भी ये बनाना पड़ेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तब भी ये बनाना पड़ेगा। तो कई बार ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन ही नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है, हमें नहीं पता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, तब भी आपको लिखना है ये चीज़, आपको लिखना है शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच, ठीक है। यहां पर मेंशन करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज, अब कितना मेंशन है, एक शेयर की कितनी कीमत है वो यहां लिखना है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, यहां पर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स, और ये है कि एक शेयर की कितनी कीमत है। तो नंबर को जब ईच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल बन जाएगा, वो टोटल आपको यहाँ लिखना है, यहाँ मेंशन करना है, और इसके नीचे डबल लाइन खींच देनी है। याद रहे इसके नीचे डबल लाइन खींच देनी है। क्यों डबल लाइन खींचनी है? क्योंकि जो आप यहाँ अमाउंट कैलकुलेट करोगे उसमें ये नहीं जोड़ोगे। हम मैक्सिमम वाली चीज़ें शेयर कैपिटल में नहीं लिखते,
ये हम यहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, इसलिए डबल लाइन खींचा है। जहाँ डबल लाइन खींच दिया उसके ऊपर वाला अमाउंट हम नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले लिखा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल। अब कंपनी ऑथराइज्ड है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी को अभी इतने पैसों की ज़रूरत है नहीं, वो तो मैक्सिमम शेयर्स हैं। कंपनी को ज़रूरत है सिर्फ 5000 शेयर्स की, तो वो मार्केट में कितना बेचेगी? 5000 शेयर्स। तो वो जितना मार्केट में इशू करती है उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन रहता है इशूड कैपिटल। कंपनी ने मार्केट में 5000 शेयर्स बेचे हैं, तो इशूड कैपिटल 5000 के अकॉर्डिंग निकल, ठीक है। अगेन इसको लिखने का यही तरीका है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। इसको भी हम नहीं जोड़ेंगे, डबल लाइन, इसको भी हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक। चलो यहाँ पर एक पिरामिड टाइप का बना देते हैं तो आपको शायद अंदाजा हो जाएगा एक एग्जांपल लेकर। 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। मान लो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल ये है, ठीक है। और कंपनी ने से 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच मार्केट में बेचा। मार्केट में अपने जो शेयर्स बेचे हैं वो 50,000 शेयर्स बेचे हैं, तो ये हो गए तुम्हारे इशूड कैपिटल। आज समझ में आई? तो हमें ये दोनों अमाउंट नहीं जोड़ना है, सिर्फ मेंशन करना है। इशूड कैपिटल मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहता है, आपको मिलेगा। अब हमको जो जोड़ना है वो अब आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जोड़ेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। ये भी नंबर ऑफ शेयर्स हो गए ऑफ रुपीज इतना ईच। ये भी शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। नीचे लिखा लेस कॉल इन अरियर्स, ठीक है। और ऐड शेयर फॉर फीचर। ये पूरा कैलकुलेशन है और अब हम आराम से ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल है जो शेयर्स चैप्टर में बच्चे सीखते हैं। क्योंकि शेयर्स चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, आराम से समझना। हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, बट इट इज़ वर्थ। अब बेटा 50,000 शेयर्स मार्केट में तुमने उतारे, ठीक है। ये जनरल पब्लिक है और इसने पूरे 50,000 शेयर्स बाय कर लिए। एक ने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बाय किए हैं। हो सकता है मैंने 5,000 शेयर्स लिए हों, हो सकता है किसी ने 1,000 शेयर्स लिया हो, किसी ने 500 शेयर्स लिए हों, किसी ने 600 शेयर्स लिए हों। आप आईपीओ सुनते हो ना कि अपने पैसों के मुताबिक हम लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो कोई ज़्यादा लगाता है, कोई कम लगाता है, लेकिन टोटल बंच जो बनता है कंपनी के पास तो वो टोटल अमाउंट होता है। तो मान लो ये 50,000 शेयर्स जनरल पब्लिक ने खरीद लिया, सबने मिलकर खरीद लिया, ठीक। अब एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो ये जो जनरल पब्लिक है, ये जो 10 रुपए हैं, ये जो कंपनी है कभी भी पूरे 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाती है, पार्ट्स में मंगाती है, ठीक। जब आप शेयर्स चैप्टर पढ़ोगे आपको पार्ट्स समझ में आएंगे क्या होते हैं। पार्ट्स में मंगाती है, कब
₹5 मंगाएगी, कभी ₹2 मंगाएगी, कभी ₹4 मंगाएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट में उसको ज़रूरत पड़ती जाती है वो वैसे वैसे पैसा मंगाती जाती है। तो ₹10 में से कंपनी ने पूरे ₹10 मंगा लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को शेयर्स बेचा उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमको पूरे पैसे नहीं दिए। ठीक, मुझे 5000 मैंने शेयर्स मांगे थे, कंपनी ने कहा अच्छा दे लो। पहले तो मैंने पैसा दे दिया कंपनी को, लेकिन फिर आखिरी में क्या हुआ, मेरे पास पैसों की कमी आ गई और मैं कंपनी को पैसा नहीं दे पाई। ठीक, यानी मेरा ये एग्जांपल ले लो, 50,000 में से 5,000 ऐसे लोग निकले जो पूरा पैसा नहीं दे पाए, पूरा पेमेंट नहीं कर पाए। 50,000 में से 5,000 ऐसे लोग निकले जो पूरा पेमेंट नहीं कर पाए, है ना। तो 45,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने फुल्ली पे कर दिया, फुल्ली पेड हो गए, और 5,000 ऐसे लोग हो गए जो नॉट फुल्ली पेड हो गए। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? कंपनी ने बेचा तो 50,000 शेयर्स और लोगों ने खरीदा भी 50,000 शेयर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कंपनी को पूरा पैसा नहीं दे पाए। तो जिन्होंने दे दिया, जो फुल्ली पेड हो गए, उसको आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मैं लिखूंगी 45,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, और मैं यहां बाहर लिख दूंगी 4,50,000। आया? फुल्ली पेड, जिन्होंने मुझे पूरा पूरा पैसा दे दिया, उनका हिसाब किताब एकदम हम अलग रखेंगे। अब जिन्होंने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया, अब ये 5,000 वाले थे, इन्होंने ₹10 में से ₹5 पे कर दिया और ₹5 नॉट पेड है। अब इनका हिसाब किताब मैं अलग रखूंगी। कैसे रखूंगी? देखो यहां लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, इनको देना कितना था? इनको देना था, टोटल पेमेंट इनको करना था, इनको टोटल पेमेंट करना था ₹10 का ना। तो पहले हम पूरा टोटल लिख लेते हैं, 5,000 ₹10। अब ये अंदर अमाउंट लिखोगे 50,000। ठीक है, इन्होंने मुझे कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया? 5,000 इंटू 5 नहीं दिया, 5,000 इंटू 5 नहीं दिया, तो वो कर दोगे माइनस। अब इनसे मुझे रिसीव कितना हुआ? 25,000। तो शेयर कैपिटल के नाम पर मेरे पास कितना चला गया? 4,75,000। ये अमाउंट उठाकर मैं बैलेंस शीट में डाल दूंगी डायरेक्टली। कैलकुलेशन देखो कितना ज्यादा है, लेकिन मैं बैलेंस शीट में डायरेक्टली ये अमाउंट डाल दूंगी। आया समझ में? इसीलिए नोट्स बनवाए जाते हैं ताकि हम पूरा कैलकुलेशन नोट्स में दिखा दें और फाइनल अमाउंट हम बैलेंस शीट में दिखा दें। एक बार और समझना है। देखो, सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड के लिए हम चेक करेंगे कि मेरे इशूड कितने हैं। इशूड में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पूरा पैसा दे दिया, पूरा ₹10 मांगे तो उन्होंने पूरे ₹10 दे दिए। उनका हिसाब हम अलग रखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। 45,000 10 ईच के हिसाब से पूरा मिल गया। जिन लोगों ने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया उनका हिसाब हम अलग रखेंगे। कैसे रखेंगे? पहले तो हम लिखेंगे 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब कितना मुझे मिलना चाहिए था, लेस कॉल इन अरियर। बेटा अरियर का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो वो अरियर हो गया। तो ये अरियर में कितना है? अरियर मतलब कितना अभी बचा हुआ है मिलना, 5,000 इंटू 5 माइनस कर दूंगी मैं, और जो अमाउंट फाइनली मुझे रिसीव हुआ है वो मैं बाहर लिख दूंगी। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ दूंगी, अमाउंट आ गया मेरा 4,75,000। यही अमाउंट शेयर कैपिटल में चला जाएगा।
ठीक। अब आप बोलोगे मैम आपके फॉर्मेट में एक और चीज़ है शेयर फॉर फीचर। हालांकि शेयर फॉर फीचर शेयर्स चैप्टर का सबसे मतलब उसमें सबसे डिटेल्ड में आप सीखोगे, फिर भी मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि ये जो 5000 लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, कंपनी क्या करती है उनसे शेयर्स वापस ले लेती है। आया, उनसे शेयर्स वापस ले लेगी। तो जब मैं इस वाले बंदे से शेयर वापस लूँगी, यानी मुझसे अगर कंपनी शेयर वापस लेगी, तो मैं ऑलरेडी कंपनी को 5 रुपये तो दे चुकी हूँ ना। ऑलरेडी मैंने कंपनी को 25,000 तो दे ही दिया है। तो कंपनी क्या मुझे वापस करने आएगी? नहीं, कंपनी उसे रख लेगी। तो जो अमाउंट रख रही है उन शेयर होल्डर का जिनके वो शेयर्स भी वापस ले रही है और पैसा भी रख रही है, तो जो पैसा वो रख ले रही है वो फॉरफीचर में जाता है, शेयर फॉरफीचर में जाता है। इसका मतलब ये ध्यान से समझो, अगर कॉल इन अरियर्स हैं तो शेयर फॉरफीचर उस चीज़ का शेयर फॉरफीचर नहीं होगा। अगर शेयर फॉरफीचर है तो उसी चीज़ का कॉल इन अरियर्स नहीं होगा। ठीक है, कॉल इन अरियर्स तो तब लिखोगे जब जनरल पब्लिक के पास शेयर्स हैं। जब कंपनी शेयर वापस ले लगी तो कॉल इन अरियर्स का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, तब आप शेयर फॉर फीचर में लिखोगे। अगर यही वाला 5000 कंपनी वापस ले लेती है ना, तो मैं यहाँ पर कुछ ना लिखती, मैं सीधा शेयर फॉर फीचर में 25,000 लिखकर तब ऐड करती। ठीक है, आते ज़रूर 4,75,000, लेकिन मैं तब उसको शेयर फॉर फीचर में लिखती। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर शेयर्स जनरल पब्लिक के पास हैं और अभी भी कॉल इन अरियर्स है, शेयर्स कंपनी ने वापस नहीं लिए हैं, तो वो नॉट फुल्ली पेड में जाएगा। और अगर शेयर्स कंपनी ने वापस ले लिए हैं तो वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा। क्लियर? ये डाउट कभी मत रखना कि भाई शेयर फॉर फीचर में क्या जा रहा है, नॉट फुली पेड में क्या जा रहा है। नॉट फुली पेड मतलब अभी भी शेयर्स जनरल पब्लिक के पास है, इसलिए मैं कॉल इन अरियर्स दिखाऊंगी। और अगर शेयर्स कंपनी वापस ले लेती है तो शेयर फॉर फीचर दिखाऊंगी। ठीक, तो ये हमने सीखा है कैलकुलेशन किस चीज़ का, शेयर कैपिटल का। बहुत इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये 6 मार्क्स का आएगा। ISC बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल ज़रूर आता है, पूछा ही जाता है। और ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए, ये पूरा कैलकुलेशन आपके शेयर्स चैप्टर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर सीख लो। ऑथराइज्ड और इशूड कभी नहीं जुड़ता, डबल लाइन ड्रॉ है, कभी नहीं जुड़ता। ठीक है, क्या ऐड होगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अगर सारे पैसे मिल गए हैं तो, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अगर आधा पैसा मिला है और शेयर्स अभी भी जनरल पब्लिक के पास है, और शेयर फॉर फीचर तब जब मैंने शेयर्स ही वापस ले लिए हैं, कंपनी ने शेयर्स वापस ले लिए हैं। तो ये 3 चीज़ें ही ऐड होंगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पर। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत इम्पॉर्टेंट 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है और जो जनरली कैलकुलेशंस में आता है। ठीक है, और इसको याद कर लो बेटा, ये याद करना पड़ेगा आपको। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका सीरियल ऑर्डर है, ये याद करना पड़ेगा और ये एक दिन से नहीं आएगा। इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बड़े से चार्ट पेपर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, अपने आप ड्रॉ कर लो और उसको अपने स्टडी टेबल पर लगा लो। यही एक ऐसा चीज़ है जो तुमको अकाउंट में समझने से ज़्यादा याद करना है। मतलब समझना तो है ही, बट याद भी करना है। तो जब कोई चीज़ तुम रेगुलरली देखते रहोगे, जब तुम पढ़ने बैठोगे, एक बार नज़र तुम्हारी जब जाएगी तो तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड तक तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पर। ठीक है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए सबसे पहले जो चीज़, और ये याद रखना कि जब आप यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे हमने शेयर कैपिटल में 1 लिखा है, यहाँ पर हमने 2 लिखा है, तो नोट्स टू अकाउंट जब आप नोट्स का कॉलम बन रहा है आपके बैलेंस शीट में, तो उसमें भी नंबरिंग करना ज़रूरी है। 1, 2 ये सब नंबरिंग करना ज़रूरी है, करना ज़रूर एग्जाम में। ठीक है, वरना मार्क्स भी कट हो सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस पर, और जो सबसे पहला रिजर्व एंड सरप्लस है वो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जैसे आपने लॉन्ग टर्म एसेट बेची, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने कैपिटल रिजर्व बना लिया। यहाँ तक ये जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये भी होता कैपिटल रिजर्व ही है, लेकिन हम इसको अलग से शो करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस भी होते हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये शेयर प्रीमियम, ये हम लोग कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम इसको अलग से ही शो करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आपको प्रेफरेंशियल होल्डर्स के पैसे वापस करने हैं, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। आपने उसके लिए रिजर्व बना लिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बाद आपका आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन में ये होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज द सब हेड फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको एक एमसीक्यू आ जाता है जिसमें ये होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का मेन हेड और सब हेड बताइए। तो जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड, और जो सब हेड है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको गिवन है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही नहीं दिया रहता है, इसके अलावा के 2-3 और आइटम्स दिए रहते हैं क्वेश्चन में, उन सबको आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट करना है। कौन कौन से आइटम को एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत कॉमन है। पहले आप लिख लोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें लेस करोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये बहुत कॉमन है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बहुत बहुत कॉमन है। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अगर मान लो यहाँ पर 1 लाख है, तो 1 लाख में से, अभी ये आउटर कॉलम में मैंने नहीं लिखा है अमाउंट, ये अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा है, उसमें से सबसे पहला काम क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लेस कर दोगे। ठीक है, इसको रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या लेस करोगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इसका मतलब आपको, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपको ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट लिखा, मतलब आइटम्स दिए रहेंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया रहेगा। हो सकता है ब्रैकेट में मेंशन 1/5 रिटर्न ऑफ, कहाँ लिखोगे 1/5 रिटर्न ऑफ, वो तुम, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खाली दिया रहेगा, उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में आकर माइनस कर दोगे। ये कॉमन वाली चीजें लिखा रहे हैं, और हैं तो और भी बहुत से, लेकिन मैं आपको बहुत कॉमन वाली चीजें लिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस या अंडर राइटिंग कमीशन, वो भी राइट ऑफ होती है। कॉमन है, क्योंकि जब आप चैप्टर अभी पढ़ोगे शेयर्स का, उसमें शेयर इशू एक्सपेंस आता है। ये भी बहुत कॉमन है कि शेयर इशू एक्सपेंस आपको दे दिए, आप कहाँ लिखोगे, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस करोगे। ये दोनों तो बहुत कॉमन है। ठीक, इसके बाद आप क्या और माइनस कर सकते हो, आपको हो सकता हो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स दिए गए हों। ठीक है, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, उसको भी आपको इसमें से एडजस्ट करना है। 2 सबसे ज़्यादा कॉमन, फर्स्ट 2 और 3 बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप ये याद रखिए, अगर आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है, कौन से ईयर का होता है, ईयर ऑफ अराइजिंग, यानी जिस साल डिस्काउंट हुआ है उसी साल आपको राइट ऑफ कर देना है। ठीक है,
तो आपने क्या किया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लेस कर दिया, आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेस कर दिया, आपने शेयर इशू एक्सपेंस लेस कर दिया, और आप फुली पेड बोनस शेयर्स है तो वो भी आपने यहाँ से लेस कर दिया। तब जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में बाहर लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा डी में आ जाओ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, ये भी एक चीज होता है जो माइनस करते हैं, लिखते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है दोनों, ये तो कॉमन है, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब जो बताने जा रहे हूं वो तो बहुत कॉमन है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का सरप्लस, ठीक है। लिखते कैसे हैं बहुत ध्यान से देखना, पहले लिख लो जनरल रिजर्व, ठीक है। अब ये जो लास्ट का आइटम है, ये होता है सरप्लस, ठीक है। अब सरप्लस में कभी कभी होता है ओपनिंग बैलेंस होता है और फिर करंट ईयर का अमाउंट होता है, ठीक। आपको दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस और आपको उसमें ऐड करना होगा करंट ईयर का अमाउंट, तो जो अमाउंट आता है वो फाइनली ऐड करते हैं बाहर, ठीक। अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि करंट ईयर में लॉस हो गया, ठीक, या प्रीवियस ईयर में ही लॉस था, तो ये नहीं कि लॉस यहां नहीं दिखाएंगे, लॉस को हम ब्रैकेट में शो करते हैं, लॉस इज शोन इन ब्रैकेट्स, लॉस को भी यही शो करना है बट ब्रैकेट में शो करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर दोनों ही लॉस में हो, या ऐसा सिचुएशन हो कि फाइनल आंसर लॉस है, नेगेटिव है, लॉस का मतलब नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव ही शो करना है यहाँ पर। और नेगेटिव अमाउंट लिखने के लिए आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, जैसे नेगेटिव 45,000 है तो आप 45,000 को ब्रैकेट में शो कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनरल रिजर्व से अमाउंट कहीं ट्रांसफर हो, ये सरप्लस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, तो यहाँ पर अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ लेस कर दोगे और दूसरी जगह ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लो करंट ईयर में सरप्लस था और उसमें से हमने 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो सरप्लस में यहीं पर लिखोगे लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में लिख दोगे ऐड ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में मैंने आपको अभी याद कराई है। सबसे पहले क्या चीज है, कैपिटल रिजर्व, दूसरी चीज है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, अमाउंट गिवन रहेगा, कैलकुलेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम और सरप्लस में सबसे ज्यादा आएगा। तीसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमको करना क्या है, राइट ऑफ्स बहुत है। राइट ऑफ में सबसे पहला राइट ऑफ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तीसरा शेयर इशू एक्सपेंस या अंडर राइटिंग कमीशन, और चौथा इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, जिसमें से पहले तीन तो बहुत बहुत कॉमन है। फिर है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व गिवन रहेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व गिवन रहेगा, जनरल रिजर्व जनरली गिवन रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ट्रांसफर ना हो, ठीक है। और फिर आ गया सरप्लस। सरप्लस का मतलब हुआ स्टेटमेंट ऑफ पीएल से तुमको जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो सरप्लस है, जो यहाँ पर दिया लिखा जा रहा है। और ये सरप्लस ओपनिंग बैलेंस के साथ हो सकता है, तो ओपनिंग बैलेंस में करंट ईयर का अमाउंट ऐड कर दोगे तो क्लोजिंग बन जाएगा, ठीक। तो ये है आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस का एंटायर फॉर्मेट। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने आपको डिफरेंशिएट करना सिखा दिया है कि भाई नॉन करंट क्या हो सकता है और अदर क्या हो सकता है, ठीक। तो भी आप देख लो क्या क्या चीजें जो जनरली बहुत कॉमन है नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए। तो हमने क्या सीखा था, नॉन करंट लाइबिलिटी में जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होता है, नॉन करंट
नॉन करेंट लाइबिलिटी, अच्छा ये नहीं लिखोगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट में ऐसे नहीं जाएगा, आपके लिए जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आता ही आता है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, जब आप जैसे आपने शेयर्स बेचे थे मार्केट में और जनरल पब्लिक से पैसा लिया था, उसी तरीके से आप जनरल पब्लिक से लोन भी ले सकते हो या किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो डिबेंचर्स को इशू कर कर। ठीक, तो डिबेंचर्स का भी पेमेंट वैसे ही आप शो करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट, और जैसे आपने शेयर्स में शो किया था डिबेंचर्स ऑफ इतना ईच, और अमाउंट यहां पर शो कर दोगे। ठीक है, तो ये है आपके सबसे कॉमन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बट मैंने जैसा पहले बताया है, आप ध्यान रखना कि जिस साल इस डिबेंचर का रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन का मतलब होता है बेटा रिटर्न ऑफ अमाउंट। रिटर्न ऑफ अमाउंट का मतलब है कि 5 साल के लिए मैंने डिबेंचर्स लिए थे, क्योंकि ये तो लोन ले रहे हो, तो लोन में तो आप बिल्कुल मुझे बताओगे कि कब मेरा पैसा वापस करोगे ना, टाइम पीरियड तो मुझे बता कर रखोगे। तो रिडेम्पशन का टाइम पीरियड फिक्स होता है, 5 साल के लिए डिबेंचर्स थे। तो अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो 5वें साल में, आखिरी साल में, तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, वो शॉर्ट टर्म बन जाएंगे, क्योंकि अब मुझे उसका पैसा वापस इसी साल में करना है। ठीक है, तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है कि डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। कई बार होता क्या है कि मान लो 10 लाख का है डिबेंचर टोटल, ठीक, और बोला टोटल 10 लाख का डिबेंचर्स हो, बोला गया कि इस साल 1 लाख के डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है। तो ये जो 1 लाख है ये मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा, और यहां पर बचा हुआ 9 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। बचा हुआ 9 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। यहां पर तुमको बांटना पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। डिबेंचर्स दे रखे हैं, उसी में रिडेम्पशन दे दिया है, तो वहां बट जाएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। ये बात ध्यान रखना, ठीक। और एक चीज और बहुत अच्छे से लिखना, जब डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स हमेशा अपने रेट से जाने जाते हैं, जैसे कि 10% 1000 डिबेंचर्स या 1000 10% डिबेंचर्स, ऐसे होता है, सॉरी, डिबेंचर्स। तो ये जो 10% है ये इनका रेट है, रेट, ठीक है। हम अलग अलग रेट के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। एक कंपनी में 10% डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, 5% डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, 2% डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, 15% डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो 10, 5, 2 देख रहे हो, ये इनका नाम है, तो इनका नाम जरूर लिखना। अगर नाम नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये नाम का मतलब क्या है, ये रेट है, प्री डिटरमाइंड रेट। जैसे जब आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक वाला आपसे कहेगा ना कि भाई हम 10% पर आपको लोन देंगे, तो लोन का इंटरेस्ट कितना दोगे, 10% दोगे ना हर साल। उसी तरीके से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है 10%। 10% डिबेंचर्स का मतलब है कि जो भी अमाउंट है डिबेंचर का, मैंने बोला 10 लाख है, तो 10 लाख पर 10% इंटरेस्ट पे करना होगा एवरी ईयर। तो ये 10% आपको इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, ठीक है, 10%। और क्वेश्चंस में ये मैक्सिमम टाइम हिडन एडजस्टमेंट है कि भाई ये 10% तुमने कैलकुलेट किया, 10% का इंटरेस्ट है देना है, ये कैलकुलेट किया, तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। कई बार क्वेश्चन में, इसी बैलेंस शीट के क्वेश्चन में बोला जाएगा इंटरेस्ट ड्यू, यानी कि मुझे इंटरेस्ट देना है। अभी 10% के हिसाब से तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। अब अगर मान लो नहीं तुम इंटरेस्ट पे कर पाए तो क्या होगा, तो ये मेरा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बन जाएगा ना, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बन जाएगा ना, क्योंकि तुमने इंटरेस्ट तो पे नहीं किया अभी तक, इंटरेस्ट तो ड्यू है।
इस तरीके से इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हमको पे करना है, हर साल पे करना है, नहीं पे कर पा रहे हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसे पे ही करना है, इसी साल ही पे करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग से सबसे ज़्यादा जो मतलब आएगा एग्जाम में वो है डिबेंचर्स। इसके अलावा बैंक लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब आपके नॉन करेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ठीक है, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गया, और एक और है पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। और एक चीज़ और है, कोई भी डिपॉजिट हो या कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस हो, लोन्स एंड एडवांसेस इस वर्ड से भी आ सकता है, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ मोर देन 12 मंथ, अगेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? डिबेंचर आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ सकते हैं। ठीक, क्या क्या आएगा? डिबेंचर। डिबेंचर में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो डिबेंचर है या कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है बेटा, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अगर इसको मेरा पे करने का ईयर आ गया तो उस साल यही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बन जाएंगे। ये चीज़ बस हमें दिमाग में रखनी है। डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ मोर देन 12 मंथ, बॉन्ड्स और बैंक लोन, ये बहुत कॉमन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं जो गिवन रहती हैं। ठीक है, अब आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद है हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि वो अमाउंट आपको गिवन रहेगी। अब डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बाद हमारे पास था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो ये जो अदर है, अदर्स में क्या आ सकते हैं? कोई चीज है वो लॉन्ग टर्म है, यानी 12 महीने से ज्यादा का है, पर वो बोरोइंग नहीं है, ऐसा नहीं मिला उससे, पर वो मेरी लाइबिलिटी है, तो वो अदर में आ जाएगी। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो अदर का है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये क्या होता है? कई बार कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है, उन्होंने लिया है लोन जनरल पब्लिक से, और वो लोन कहलाया डिबेंचर। तो जनरल पब्लिक ने मतलब जब वो लोन ले रहे थे तो भाई नई कंपनी है, उनको कोई जल्दी लोन दे नहीं रहा था, तो उन्होंने जनरल पब्लिक से कहा कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, पर जब मैं वापस करूंगा तो मैं आपको 105 रुपये वापस करूंगा। फिर से बताऊं, 100 रुपीज जनरल पब्लिक से लिया, ठीक है, इंटरेस्ट पे करा 10% के हिसाब से एवरी ईयर, इस प्रॉमिस के साथ लिया कि आई विल रिटर्न 105 ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब जब मैं पैसा वापस करूंगा आपको तो 105 रुपये वापस करूंगा। ठीक है, देखो ये 100 रुपये क्या है? ये 100 रुपये है नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, ये नॉमिनल अमाउंट, इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू जिसको आपने सुना होगा या नॉमिनल वैल्यू सुना होगा कि एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये, ये मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है। जैसे एक शेयर्स की कीमत 100 रुपये है या 10 रुपये है, ये मैंने पहले डिसाइड कर रखा है। तो इस अमाउंट को बोलते हैं हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू।
मैंने डिसाइड कर लिया भैया नॉमिनल अमाउंट मेरा 100 है, ठीक है। अब मैंने जनरल पब्लिक से कहा कि जब मैं वापस करूँगी ना आपको पैसे, तो मैं 100 रुपये नहीं वापस करूँगी, मैं आपको 105 रुपये दूंगी, तो आप अभी मुझे पैसे दे दो। तो ये जो 105 है, इसमें से 100 रुपीज़ तो नॉमिनल वैल्यू है जिसको मैं डिबेंचर बोलती हूँ, लेकिन ये जो 5 रुपीज़ है ये प्रीमियम मतलब ज़्यादा देना ना, प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, यानी कि रिडेम्पशन के टाइम पर मैं 5 रुपए ज़्यादा दे रही हूँ, ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो जो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ये मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 100 ही रुपये जाएंगे, क्योंकि कैश मुझे 100 ही रुपये मिला है, जितना मुझे कैश मिला है मैं वही लिखूंगी। अब ये जो 5 रुपये है ये मेरा प्रीमियम में जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हमेशा ध्यान रखना बेटा, चाहे शेयर कैपिटल हो या फिर डिबेंचर्स, जब हम उसको एज अ डिबेंचर या एज अ शेयर दिखा रहे हैं, केवल नॉमिनल वैल्यू ही लिख सकते हैं, केवल नॉमिनल वैल्यू ही लिख सकते हैं। हम प्रीमियम का अमाउंट डिबेंचर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए ये जो प्रीमियम है ये होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब जब मैं डिबेंचर का पैसा वापस करूंगी तब ये प्रीमियम भी वापस करूंगी, तो ये लॉन्ग टर्म है। फिर से मैं कहूँगी, अगर डिबेंचर ही शॉर्ट टर्म बन गए तो ये भी शॉर्ट टर्म बन जाएगा। कोई भी नॉन करेंट है, जैसे ही पीरियड 12 मंथ के नीचे गया वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा, तो वो करंट में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में, सबसे कॉमन है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। इसी तरीके से प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, तो दोनों चीज़ें आप अदर्स में डालोगे, ठीक। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं आपके प्रोविजंस फॉर वारंटीज, प्रोविजंस फॉर ग्रेचुटीज, तो ये सब एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये सब आपके लॉन्ग टर्म में है, ठीक। अब हम आ जाते हैं करंट लायबिलिटी पर। तो करंट लायबिलिटी में मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या था, करंट लायबिलिटी में मेरा सबसे पहला पॉइंट था शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी वैसा ही है, लेस देन 12 मंथ, ठीक। कोई भी अमाउंट आपको पैसा मिला है, आपने उधार लिया है और वो लेस देन 12 मंथ का है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तभी हम डिसाइड करते हैं करंट और शॉर्ट टर्म के लिए। वो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल एज इट इज़ एग्ज़ाम में ही आएगा, ठीक। इसमें क्या आएगा एग्ज़ाम में, इसमें आएगा कि बताओ ये करंट लायबिलिटी कि नॉन करंट लायबिलिटी के 3 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में कैसे डिवाइड अप करते हो, कैसे बाइफरकेट करते हो, वो 12 मंथ का पीरियड तो नॉर्मल है ही, ये तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो 12 मंथ का पीरियड हो गया, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल मेंशन्ड होता है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि करंट है कि नॉन करंट है, और उसी के बेसिस पर ही आप पूरा ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह डिसाइड करोगे। कैसे, वो सीखो। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है आपका। उसके बाद आपके फिनिश्ड गुड्स बने और आपने सेल किया, सेल करने के बाद आपके डेटर्स जनरेट हो गए, ठीक है, यहाँ आपके डेटर्स आ गए। अब ये डेटर्स आपको देंगे कैश,
और फिर जो कैश आएगा उससे आप खरीदोगे फिर से रॉ मटेरियल और फिर से ये साइकिल शुरू करोगे। यही तो साइकिल होती है। पहले तो ओनर अपना पैसा लगाता है, रॉ मटेरियल लाता है, रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्शन में डालता है, प्रोडक्शन से फिनिश्ड गुड्स बनता है, फिनिश्ड गुड्स से सेल होता है, सेलिंग से डेटर बनता है, डेटर हमको कैश देता है और फिर कैश से हम रॉ मटेरियल लाते हैं। ठीक, अब ये मेरी साइकिल में टाइम पीरियड होता है। भाई देखो, प्रोडक्शन का अपना टाइम पीरियड होगा, फिनिश गुड्स बना, सेल करने में भी अपना टाइम पीरियड होगा, डेटर्स तुमको वापस से पैसे देंगे, वो भी एक टाइम पीरियड होगा। जब तुम सारे टाइम पीरियड को जोड़ दोगे तो बनेगा ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी 12 मंथ और मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। Operating cycle can be 12 month, more than 12 month और less than 12 month। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब भैया 12 मंथ के बाद की भी कैटेगरीज आ गई इसमें, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा जो लाइबिलिटी है वो करंट है कि नॉन करंट है? देखो, अगर लेस देन 12 मंथ है, हमको दो चीजें चेक करनी है। क्या दो चीजें चेक करनी है? दो चीजें चेक करनी है, वो है ऑपरेटिंग साइकिल और दूसरी चीज है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सेटलमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सेटलमेंट ये दोनों ही लेस देन 12 मंथ है, तो ऑफ कोर्स करंट लाइबिलिटी हो गया। दोनों ही लेस देन 12 मंथ है तो हो गया करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने सीखा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये कैसे डिसाइड करेगा कि जो लाइबिलिटी है वो करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है। देखो बेटा, अगर एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल, एक होता है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सेटलमेंट, या इसको हम पेमेंट पीरियड भी बोलते हैं। पेमेंट पीरियड, आपने किसी सप्लायर से सामान लिया है या किसी और उसको अभी पेमेंट करना है, तो कितने टाइम में पेमेंट करना है उसको बोलेंगे पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो एक हो गया ऑपरेटिंग साइकिल, ये जो ऊपर वाली साइकिल है, एक हो गया पेमेंट पीरियड जो आपने प्रॉमिस किया है कि भाई हम इतने दिन में, या उसकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसने आपको कितना टाइम दिया है। ठीक, अगर ये दोनों टाइम 12 मंथ से कम होता है तो ऑफ कोर्स ये करंट लायबिलिटी है। ठीक, अगर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सेटलमेंट, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सेटलमेंट यानी कि जब आपको पैसा वापस करना है वो 12 मंथ से कम होता है तब भी ये करंट लायबिलिटी है। या तो दोनों 12 से कम हो या एक्सपेक्टेड पीरियड 12 से कम हो, तब तो ये करंट लायबिलिटी ही है। हमको पेमेंट करना ही करना है। भाई मैं ऑपरेटिंग साइकिल बाहर जा रही है वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पेमेंट तो करना ही करना है, तो करंट लायबिलिटी है। अब मुद्दा कहाँ फंसता है, जो एग्जाम में भी आपको आएगा, कहाँ फंसता है? अगर एक्सपेक्टेड पीरियड 12 महीने से ज्यादा, यानी कि जब आपको पेमेंट करना है वो 12 महीने से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी? पेमेंट करना है वो 12 महीने से ज्यादा है, तो भाई 12 महीने से ज्यादा है, इस हिसाब से तो मुझे इसे नॉन करंट लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ठीक है, इफ एक्सपेक्टेड पीरियड इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, मान लो आपको 13 महीने में पेमेंट करना है और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की है ना, तब तो आप इसे करंट लायबिलिटी ले लोगे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड पेमेंट 15 महीने का है और ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का है, तो आप इसे नॉन करंट लायबिलिटी लोगे। ठीक है,
सॉरी ये गलत हो गया, एक्सपेक्टेड पेमेंट ये आपका 15 है और ये 18 है। पहले वाला एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया कि एक्सपेक्टेड पीरियड 15 मंथ का है और ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ का है, तो एक्सपेक्टेड पीरियड कम हो गया ना, तो ये जहां एक्सपेक्टेड पीरियड कम है वो लेंगे करंट लायबिलिटी, और अगर एक्सपेक्टेड पीरियड ज़्यादा है तो हम लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि नॉन करंट है करंट है, नॉन करंट है करंट है, ये आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले क्या ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ये है ऑपरेटिंग साइकिल। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स बना, सेल्स हुए, डेटर बने, कैश मिला और फिर से मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, दिस इज माय ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल है और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है, दिस इज पेमेंट पीरियड। एक्सपेक्टेड पीरियड का मतलब होता है पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पर हमको डिसाइड करना है कि लायबिलिटी करंट है कि लायबिलिटी नॉन करंट है। अगर ये दोनों लेस देन 12 है तो ऑफ कोर्स करंट हो गया। अगर एक्सपेक्टेड लेस देन 12 है, यानी कि पेमेंट पीरियड लेस देन 12 है, आपको सप्लायर को 12 महीने से पहले पैसा देना ही देना है, तब तो बट ऑफ कोर्स ये करंट लायबिलिटी बन गया। लेकिन अगर पेमेंट पीरियड 12 मंथ के बाद का है, 15 मंथ है या 16 मंथ है, तब हम क्या करेंगे। तो अगर पेमेंट पीरियड ये 12 मंथ से ज़्यादा का है, पेमेंट पीरियड इज मोर देन 12 मंथ, तब हम क्या करेंगे, सॉरी, पेमेंट पीरियड इज मोर देन 12 मंथ, तब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पेमेंट पीरियड बड़ा है कि ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है। अगर पेमेंट पीरियड छोटा है तो करंट लायबिलिटी, अगर पेमेंट पीरियड बड़ा है तो नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो सब कुछ जो मेन है वो है पेमेंट पीरियड, ठीक। अब आ जाते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या क्या हो सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हर वो बोरोइंग्स जो लेस देन 12 मंथ की है वो मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ सकता है जो बहुत कॉमन है, ठीक है, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स ऑफ लेस देन 12 मंथ, ये सब आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ गए, ठीक है। इसके बाद ट्रेड पेबल्स आता है, और ट्रेड पेबल्स में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेबल का मतलब क्या हो गया, ट्रेड पेबल्स, पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेबल, ठीक है। ये हो गए आपके ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिटर्स के लिए ही वो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके आ गए अदर करंट लाइबिलिटीज, ये ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें अदर करंट लाइबिलिटीज में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको डिबेंचर्स में क्या बताया था, इंटरेस्ट के बारे में। तो जो इंटरेस्ट ड्यू है वो आपका अदर करंट लायबिलिटी है, जो इंटरेस्ट ड्यू है वो आपका अदर करंट लायबिलिटीज है। और एक आता है अनपेड डिविडेंड, कॉमन है, आता है क्वेश्चन में, अनपेड डिविडेंड, वो भी आपका अदर करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हो गए जीएसटी पे, टैक्स पेबल हो गया, वो शॉर्ट टर्म है। और एम्प्लॉयज़ का जो ड्यू है वो भी शॉर्ट टर्म है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू है वो भी शॉर्ट टर्म है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके शॉर्ट टर्म हो गए, ठीक है। और ये लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
ये बहुत आता है दोनों। अब आ जाओ, लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ये आता है। शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट विच इज लेस देन 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ से कम वाले जो प्रोविजंस हैं वो सब आपके शॉर्ट टर्म में जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आप सोच रहे होंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों नहीं लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग लेस कर देते हैं डेटर्स में से एसेट साइड में ही, इसलिए हम यहाँ पर अलग से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रोविजंस जो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आता ही आता है। ये पूरा डिटेलिंग है आपके इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को लेकर। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि एसेट्स का क्या डिस्क्रिप्शन है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। बेटा सबसे जो लेंदी कैलकुलेशन है ना वो आपकी इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बनते क्वेश्चंस हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर से बनता है, इंटरेस्ट ड्यू से बनता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको 12 महीने के अंदर देना है वो वाला इंटरेस्ट हो गया। फिर ये जो कहाँ गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, या ये डिसाइड करना कि करंट है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये डिसाइड करना। तो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग होती है वो आपकी इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज सेक्शन में ही होती है। ठीक है, अब एसेट्स में है वर्किंग, लेकिन काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन एक कैलकुलेशन है, बस उससे ज़्यादा है नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेट्स, तो ये एसेट्स में ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इसके अलावा ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें होते नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एसेट्स का कैलकुलेशन।